सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका ज्योति सिंह। आज इस वीडियो में हम प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र नामक कहानी का सारांश देखेंगे। मंत्र कहानी जो प्रेमचंद ने लिखी है वो एक मर्मस्पर्शी कहानी है। इसमें दो वर्गों का चित्रण मिलता है, अमीर गरीब, सभ्य असभ्य, और उन दोनों ही वर्गों के चिंतन, चरित्र, तरलता, कठोरता, आचार विचार व्यवहार का अंकन किया है। हम ये जानते हैं, ये हमने आपको पहले बताया था कि प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक थे और इस कहानी के माध्यम से, हालांकि इस कहानी में उन्होंने दोनों का चित्रण किया है, आदर्श का भी और यथार्थ का भी, और अंत में आदर्श की विजय दिखाई है। भगत का आदर्श चरित्र पाठक पर गहरी छाप छोड़ जाता है और डॉक्टर चड्ढा का भी चरित्र अंत में आदर्श का ही स्पर्श करता है। चलिए हम कहानी पे चलते हैं। डॉक्टर चड्ढा एक जाने माने डॉक्टर थे, वैद्य थे। उनकी प्रसिद्धि चहुं दिशाओं में व्याप्त थी और उनके हर कार्य का समय नियत था। एक समय की बात है, सांझ का समय था और डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए बाहर जाने की तैयारी में थे। उसी समय एक भगत वहां पर आता है, एक बूढ़ा भगत, 80 वर्ष की अवस्था थी। वो अपने एक पुत्र को लेकर वहां पे आता है जिसकी तबीयत बहुत खराब थी और वो डॉक्टर चड्ढा से निवेदन करता है, आग्रह करता है कि वो उसके बच्चे को देख ले, लेकिन डॉक्टर चड्ढा देखने से मना कर देते हैं और बूढ़ा भगत अत्यंत व्यथित हो जाता है। वो उनके पैरों में गिर जाता है, अपनी पगड़ी उतार कर भी उनके पैरों में रख देता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है और बार बार ये कहता है कि हुजूर, मेरा एक ही बेटा है, इसे आप एक बार देख भर लीजिए, क्योंकि 7 बच्चों में यही एक बच्चा बच रहा है। 6 बच्चे बूढ़े भगत के पहले ही काल में समा गए थे और ये 7वां बच्चा ही उसकी उम्मीद और उसके जीने का सहारा था। इसलिए वो बार बार रो रहा था, निवेदन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि एक बार मेरे बच्चे को देख लीजिए। लेकिन डॉक्टर चड्ढा ने उसे डांट कर कहा कि आज मैं नहीं देखूंगा, ये मेरे गोल्फ खेलने का समय है, तुम सवेरे आना, तुम कल आना। ये कहकर डॉक्टर चड्ढा जाने लगे। बूढ़ा भगत उनके पीछे पीछे गया, उनको बुलाने लगा, लेकिन डॉक्टर चड्ढा अपनी मोटर गाड़ी में सवार हुए और आगे जाने लगे। बूढ़ा भगत उनको जाते हुए देखने लगा, इस उम्मीद में कि शायद वो लौट आए, उनके हृदय में भी दया का संचरण हो जाए और वो आकर हमारे बच्चे को बचा ले। लेकिन मोटर वापस ना आई, वो चली गई और बूढ़े भगत को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या ये जो सभ्य समाज है ये ऐसा निर्मम और इतना कठोर है, क्योंकि वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो उन जीवों में, उन प्राणियों में शामिल था कि किसी को भी उसकी सहायता की आवश्यकता आधी रात में भी पड़े तो वो दौड़ा हुआ उसके घर चला जाता था। किसी का छप्पर उठाना हो, किसी के झगड़े शांत कराने हो, ठीक है, वो हर काम में आगे रहता था और उसे लगता था कि समाज के लोग भी ऐसे हैं कि यदि किसी को आवश्यकता पड़े, किसी को सहायता की जरूरत पड़ेगी तो लोग खड़े रहेंगे। लेकिन आज उसका बच्चा इस दुनिया से जाने को है और डॉक्टर चड्ढा अपने मनोरंजन, अपने खेल के समक्ष उसके जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। उनके लिए उनका खेल प्रमुख है और भगत के बच्चे की जो जान है, उसका जो प्राण है, वो गौर है। ऐसा कठोर, ऐसा मर्मभेदी अनुभव आज तक भगत को कभी हुआ नहीं था। डॉक्टर चड्ढा ने जब भगत के पुत्र को नहीं देखा तो भगत का मन दुखी हो गया और उसने डॉक्टर चड्ढा की बहुत प्रसिद्धि सुनी थी, इसलिए वो यहाँ आया था। डॉक्टर चड्ढा ने जब देखने से मना कर दिया तो वो फिर किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाता, अपने घर वापस चला जाता है और रात होते होते उसका एकमात्र सहारा, उसकी अंधे की लाठी, उसके घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ जाता है।
भगत का संसार हमेशा के लिए सूना हो जाता है। उसके पास उसकी पत्नी के अलावा और कोई नहीं रह जाता। बूढ़े और बुढ़िया दोनों रोते हुए सो जाते हैं। इस घटना के 20 वर्ष गुजर जाते हैं। 20 वर्ष बाद डॉक्टर चड्ढा ने और भी प्रसिद्धि कमा ली थी, और भी यश अर्जित कर लिया था, और भी संपदा बना ली थी। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में व्याप्त हो गई थी। उनके पास संपत्ति भी अथाह हो गई थी। लेकिन वो आज भी 50 वर्ष की उम्र में भी वो युवा ही लगते थे। 50 वर्ष की अवस्था में क्योंकि वो युवा इसलिए लगते थे क्योंकि वो नियम, उपचार और संयम को जानते थे। उनका हर काम नियम से होता था। अपने नियम से, अपने समय से वो रत्ती भर भी नहीं टलते थे। जो काम जिस समय करना था वो उसी क्षण ही उसको किया करते थे। उनकी पत्नी नारायणी भी युवा ही दिखती थी क्योंकि वो भी डॉक्टर चड्ढा के बताए हुए नियम और सिद्धांतों का पालन करती थी, और वो भी अपना काम समय से ही किया करती थी। उन्हें 2 पुत्र हुए थे। डॉक्टर चड्ढा को 2 पुत्र हुए, और पुत्री का तो उन्होंने विवाह कर दिया था। पुत्र जिसका नाम कैलाश था वो बहुत ही उदार और विनम्र स्वभाव का लड़का था। युवा समाज की शोभा था और कॉलेज में पढ़ाई करता था। कैलाश का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था और उसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग आए हुए थे, जिसमें कैलाश की मित्र मंडली भी थी। कैलाश सबकी आवाभगत में लगा हुआ था, इधर से उधर दौड़ रहा था। कोई इधर से बुलाता कैलाश इधर आना, तो कोई उधर से बुलाकर कैलाश इधर आना। इतने में एक रमणी आती है, एक रमणी अर्थात सुंदर स्त्री। वो आकर कैलाश का हाथ पकड़ती है और कहती है कि कैलाश, मुझे जरा अपने सर्पों को तो दिखाओ। मृणालिनी, उस रमणी का नाम था मृणालिनी, और वो कैलाश की सहपाठी थी और एक दूसरे के प्रेम में दोनों पगे हुए थे, अर्थात एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे के प्रेम के बंधन में बंधे हुए थे। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी कैलाश के घर, लेकिन कभी भी उसने इतनी उत्सुकता नहीं दिखाई थी सर्पों को देखने की। आज समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी उत्सुकता स्वयं जाग गई है या वो सबके समक्ष कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती है। कैलाश ने मृणालिनी को समझाना चाहा कि यहाँ पे भीड़ बहुत है, सर्प देखकर भड़क जाएगा और इतने सारे लोग हैं कि उस कमरे में तिल रखने भर की जगह नहीं है। लेकिन मृणालिनी ने कहा, मुझे देखना है। ऐसे में कैलाश और मृणालिनी के जो मित्र थे उन्होंने मृणालिनी को भड़काना चाहा। मृणालिनी और कैलाश पर कटाक्ष करना शुरू किया कि अरे भाई, देखना चाहती है तो दिखा दो। मृणालिनी ने कहा, जब देखा कि ये लोग उसे चढ़ा रहे हैं, उसने कहा नहीं, मुझे नहीं देखना है। तो इस पर भी एक मित्र ने व्यंग किया कि अरे देखना तो आप सब चाहें, जब कोई दिखाए तो। और मृणालिनी की नजरें झुक गई और कैलाश को ये सहन नहीं हुआ क्योंकि वो अपने प्रियतमा का इस प्रकार मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता था। इसलिए वो उस कमरे में गया जहाँ पे सर्प था और सर्पों को दिखाने लगा। किसी सर्प को गर्दन में डाल लेता, किसी को हाथों में लपेट लेता। मृणालिनी यह देखकर उसकी जान निकली जा रही थी क्योंकि वह प्रेमी को इस प्रकार खतरे में नहीं डालना चाहती थी। वो पछताने लगी कि मैंने नाहक ही ने सर्प दिखाने के लिए कहा। लेकिन कैलाश प्रियतमा के सामने अपनी कला प्रदर्शन का इतना सुनहरा अवसर पाकर भला कब चूकने वाला था। मृणालिनी ने देखा कि कैलाश पे इन सर्पों को दिखाने का भूत सवार है, तो उसने कैलाश से कहा कि चलो बाहर, अच्छे अच्छे आयोजन होने वाले हैं और मैं गीत गाने जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो चली गई। कैलाश ने तभी तक किसी ने कहा कि अरे, सर्प के तो दांत तोड़ डाले होंगे तभी ऐसा कर रहा है। कैलाश ने कहा कि मैंने दांत किसी के भी नहीं तोड़े हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम कह रहे हो तो मान ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्या भला होता है कि सर्पों के दांत ना तोड़े हों और उसे इस प्रकार गले में और हाथ में लपेट रहा हो। तो कैलाश ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि सर्प ऐसा प्राणी होता है, ऐसा जानवर
सुरक्षा की भावना ना आए तो वो आप पर कभी प्रहार नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे और उनको इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कि किसी भी सर्प के दांत नहीं तोड़े गए हैं, उसने एक काला गेहुअन सर्प जो कि उन सांपों में सबसे अधिक जहरीला था, उसको अपने हाथ में उठा लिया और उसको तेजी से दबाया और उसके दांत दिखाए कि लो, अब देख लो, विश्वास कर लो कि मैंने दांत नहीं तोड़े हैं। वो सर्प जिसने कभी भी कैलाश के हाथों ये व्यवहार नहीं देखा था, उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसे भ्रम हो गया कि कैलाश हमें मार डालना चाहता है, इसलिए वो क्रोध में लाल हो गया और जब उस पर पकड़ ढीली हुई तो उसने कैलाश को काट लिया। कैलाश के हाथों से खून टपकने लगा और वो भागता भागता अपने कमरे में गया और जो सर्पों के लिए सर्पों की जड़ी बूटियां एकत्रित करता था, उसे सर्पों को पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। उसने तो विद्यालय में अपने मार्के का एक व्याख्यान भी सर्पों पर दिया था, जिससे प्राणी शास्त्र के विद्वान भी आश्चर्यचकित हो गए थे। तो उसे सर्पों की जड़ी बूटियों पर विश्वास था कि ये जड़ी बूटियां ठीक कर देती हैं और उन जड़ी बूटियों पर वो हजारों रुपए फूक चुका था और उन जड़ी बूटियों को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। तो वो अपने कमरे में भागा गया और जड़ी बूटी को लगाने का उपक्रम करने लगा। कैलाश के पिता जो कि डॉक्टर थे, डॉक्टर चड्ढा, उन्होंने कहा कि मैं नस्तर से काट देता हूँ और दवाइयाँ लगा देता हूँ, लेकिन कैलाश को उन जड़ी बूटियों पर विश्वास था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, कैलाश की हालत बिगड़ती गई। शहर के प्रतिष्ठित हाकिम आए, झाड़ फूक करने वाले, मंत्रोच्चार करने वाले आए, लेकिन कैलाश को ठीक नहीं कर पाए। सब हार मान गए और कैलाश जीवन के अंतिम चरण पर था। कभी भी उसकी आंखें बंद हो सकती थी और वो इस संसार को अलविदा कह सकता था। डॉक्टर चड्ढा का जीवन ही सूना हो गया क्योंकि उनका एकमात्र पुत्र अब इस संसार से जाने वाला था। नारायणी, मृणालिनी ये सब विलाप करने लगी, रोने लगी कि अब क्या होगा। मृणालिनी, जिसकी जीवन बगिया अभी महकी ही नहीं थी, जिसके जीवन रूपी फूल अभी खिलने ही वाले थे, मुरझा गए। कैलाश के साथ उसने जीवन पर्यंत रहने के सपने बुने थे, आज वो सपने नष्ट होने की कगार पर थे। इधर बूढ़ा भगत, रात्रि का समय था, ठंडियों का मौसम था, वो सोने जा रहा था कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे भगत, सुनते हो? भगत ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाश को सर्प ने काट लिया है, तुम वहां जाओ तो तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो मेरे पुत्र को बचा लेगा उसे मैं अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। ये सुनते ही भगत उछल पड़ा कि भगवान सुनता है, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। यही डॉक्टर चड्ढा है जिनके पास मैं अपने पुत्र को लेके गया था, उनके सामने रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। वो गोल्फ खेलने चले गए, वो बैठा सब सुन रहा था। आज मैं भी देखूंगा कि जब उनका बच्चा मरता है तो उन्हें कैसा महसूस होता है। मैं तो आज प्रसन्नता में सोऊंगा, आज एक तंबाकू, एक चिलम और पीऊंगा। खुश हो जाता है, सोने के लिए बिस्तर पे जाता है। लेकिन भगत को नींद नहीं आती, क्योंकि वो तो ऐसा था ही नहीं। 80 साल की उम्र में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि किसी के सर्प काटने की घटना उसने सुनी हो और वो दौड़ा ना गया। चाहे कितनी भी घनी अंधेरी रात हो, धूप और लू चल रही हो, नदी और नाले बढ़े हुए हो, वो किसी की परवाह नहीं करता था। वो उस व्यक्ति को बचाने पहुंच ही जाता था, बिना किसी लेन देन के, निस्वार्थ और निष्काम भाव से, क्योंकि वो इसे कोड़े का कार्य समझता था और इसमें लेन देन को अनुचित मानता था। बूढ़ा और बुढ़िया किसी प्रकार अपना गुजारा करते थे, घास काटते थे, उसको बेचते थे, तो 2 जून की रोटी उन्हें नसीब होती थी। बूढ़ा तो सोच के बैठा था कि नहीं जाएंगे,
लेकिन उसका अंतर्मन बार बार वहां जाने को कर रहा था। एक बार जब वो उठा तो बुढ़िया भी जाग गई। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? तो कहा, बस ऐसे ही उठा हूँ। उनका, नहीं, तुम्हारा मन तो कैलाश चड्ढा के यहाँ लगा हुआ होगा। भगत ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम उठे तो इसी इरादे से हो। भगत फिर बुढ़िया को दिखाने के लिए सोने का उपक्रम करता है, लेकिन उससे सोया नहीं जाता क्योंकि उसका मन बार बार वहां लगा हुआ था, और इसलिए वो चुपके से उठता है और बाहर निकल जाता है। जब कुछ दूर आ जाता है तो सोचता है कि मैं नहा कहाँ चला आया। वही तो डॉक्टर चड्ढा है ना, जिनके कारण मेरा पुत्र इस संसार से चला गया। मेरा घर परिवार सुना हो गया, मैं उनके पुत्र को बचाने क्यों जा रहा हूं? फिर एक दूसरा मन हावी हुआ। उसने कहा, मैं बचाने कहाँ जा रहा हूं, मैं तो जाके देखूंगा कि क्या सब लोग भी ऐसे रोते हैं जैसे हम निर्धन रोते हैं। क्या उन्हें भी अपने बच्चों की मृत्यु पर दुख होता है? आज मैं डॉक्टर चड्ढा को रोते हुए देखूंगा, दहाड़े मारते हुए देखूंगा। मन मेरा आनंदित हो जाएगा उसे देखकर। मैं डॉक्टर चड्ढा से पूछ भी लूंगा कि क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक है, तो मेरे मन को तसल्ली मिलेगी। लेकिन फिर कुछ आगे बढ़ता है तो उसे हलचल सुनाई पड़ती है, और वो भागते भागते, दौड़ते दौड़ते ऐसे दौड़ता है जैसे लगता है कि अभी वो गिर पड़ेगा, और वो वहां पहुंच जाता है। डॉक्टर चड्ढा उससे मिलते हैं दरवाजे पर और पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो, चले जाओ, कल सुबह आना। डॉक्टर चड्ढा से भगत कहता है कि मुझे आपके पुत्र को देखना है। डॉक्टर चड्ढा, यदि कोई दूसरा दिन होता तो भगा देते, कितनी रात में क्यों आए? वो तो सांझ का समय था जब गोल्फ खेलने जा रहे थे, और उन्होंने भगत के पुत्र को देखने से मना कर दिया था। लेकिन ऐसे में वो निराश थे, उनके जीवन का दीप अब बुझने वाला था। उनके कुल का चिराग अब किसी भी क्षण बुझ सकता, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, अंदर पड़ा हुआ है। जब भगत अंदर गया और उसने कैलाश को देखा तो उम्मीद की किरण जागी, और उसने कहा, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, और कहारों से पानी भर के लाने को कहा, और पानी के घड़े उन पर डलवाए जाने लगे, और कैलाश को बचाने के लिए भगत मंत्र पढ़ने लगा, और धीरे धीरे मंत्र ने अपना असर दिखाना शुरू किया, और कैलाश ने अपनी आंखें खोल दी। कैलाश की आंखें खुली, सब प्रसन्न हो गए, मृणालिनी आनंदित हो गई, नारायणी प्रसन्न होकर डॉक्टर चड्ढा के गले से लग गई। भगत वहां से चला गया। डॉक्टर चड्ढा भगत को ढूंढने लगे कि वो कहाँ गया। उन्होंने मेरे बच्चे के प्राण बचाए हैं, मैं उन्हें उनके अनुरूप धन दूंगा, जो वो मांगेंगे वो मैं उन्हें संपत्ति दे दूंगा। लेकिन भगत का कहीं पता नहीं चला। किसी ने बताया, किसी नौकर ने बताया कि वो यहाँ पर बैठकर चीलम पी रहे थे, मैंने तम्बाकू दिया तो उन्होंने तम्बाकू भी नहीं लिया। नारायणी ने कहा, नारायणी डॉक्टर चड्ढा की पत्नी, कि अगर वो मिल जाता तो मैं उसे बहुत सारा धन देती। तो डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि मैं उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और उन पे पैरों पे गिरकर माफी मांगूंगा, क्योंकि मुझे एक दिन की घटना याद आई कि ये मेरे पास अपने पुत्र को लेकर आए हुए थे और मैंने उन्हें देखा नहीं। उनके सज्जनता के आदर्श ने मुझे ऐसा मार्ग दिखा दिया है कि वो जीवन पर्यंत मेरे समक्ष रहे। भगत के चरित्र से डॉक्टर चड्ढा प्रभावित हुए और उन्होंने भी आदर्श का पाठ पढ़ लिया। प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी में दिखाया है कि कभी भी बदले की भावना को आदर्श पर हावी नहीं होने देना चाहिए। किसी से प्रतिकार की भावना इतनी बलवती नहीं होनी चाहिए कि किसी के प्राण निकलने लगे और हम उसकी सहायता के लिए ना पहुंचे। भगत ने यही किया कि डॉक्टर चड्ढा यदि उसके पुत्र को देख लेते तो उसे तसल्ली हो जाती, क्योंकि भगत भी ये जानता था कि मेरा पुत्र बचने वाला नहीं है। डॉक्टर चड्ढा भगवान नहीं है, उसमें प्राण का संचरण कर देंगे, लेकिन उसे एक तसल्ली होती है, एक विश्वास होता। अच्छा लगता कि
डॉक्टर चड्ढा ने उसके पुत्र को देखा है और डॉक्टर चड्ढा के ना देखने के कारण उसका पुत्र उसी रात इस मर्दलोक में मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन जब डॉक्टर चड्ढा के पुत्र की बात आई, कैलाश की बात आई, तो भगत ने अपने मन में प्रतिकार को हावी नहीं होने दिया, बदले की भावना को इतना बलवती नहीं होने दिया कि कैलाश, जिनका कि इन सब में कोई योगदान नहीं था, उसके प्राण चले जाते। यहाँ यथार्थ पर आदर्श की विजय हुई। कैलाश को बचाने के लिए भगत उस ठंडी अंधेरी रात में भी दौड़ा चला गया और अंततः कैलाश के प्राण बचा लिए। और भगत के इस व्यवहार, इस चरित्र, इस आचरण को देखकर डॉक्टर चड्ढा के भी विचार परिवर्तित हो गए और उन्होंने भी अपने जीवन में आदर्शात्मक कार्य करने का संकल्प ले लिया। तो प्रेमचंद की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है और हमें इस कहानी से जो सीख मिली है उसको अपने आचरण में समाविष्ट करने की आवश्यकता भी, तभी हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का और इस पूरे विश्व का उत्थान होगा। धन्यवाद।